हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ आकांक्षा त्रिपाठी। वेलकम टू स्टडी हब। सो आज के इस वीडियो में जैसा कि अभी हम लोग क्या स्टार्ट किए हैं, जनसंख्या, शिक्षा, पॉपुलेशन, एजुकेशन, जिसमें हम लोगों ने 2 टॉपिक कंप्लीट किया था। कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा एंड साथ ही साथ जनसंख्या की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उपयोगिता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जनसंख्या के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, जनसंख्या के लक्ष्य एवं उद्देश्य। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग पहली क्लास नहीं देखे हैं उसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देख लीजिएगा। तो देखिए, जनसंख्या के निम्नलिखित लक्ष्य एवं उद्देश्य हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, मानवीय एवं विकासात्मक उद्देश्य। जैसे कि शिक्षा, आपने एजुकेशन के बारे में पढ़ा है कि एजुकेशन का क्या, एजुकेशन का भी एक उद्देश्य होता है कि आपको क्या करना, आपको विद्वान बनाना, विद्वान नहीं तो एटलीस्ट उस काबिल बना देना ताकि आप गलत सही की पहचान कर सकें, है ना। तो वैसे ही जनसंख्या शिक्षा, जो एजुकेशन, जो आप में पॉपुलेशन एजुकेशन है, उसका क्या उद्देश्य है, क्या उसके एम्स हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। आखिर उसका भी तो कुछ उद्देश्य रखा होगा इन्होंने, तभी तो आपके बुक में इसे मेंशन किया गया है, पर्टिकुलर आपको बुक दिया गया है पढ़ने के लिए। तो चलिए उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि मानवीय एवं विकासात्मक उद्देश्य। ठीक है, तो देखिए, जनसंख्या का संबोधन अब संपूर्ण भावी जीवन की तैयारी के लिए पूर्ण बनता जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या और विकास कार्यक्रमों के मध्य सहसंबंध को पहचानने और समझने की क्षमता का विकास करना जनसंख्या शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो जनसंख्या शिक्षा क्यों ज़रूरी है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जनसंख्या और जो भी विकास के कार्यक्रम हो रहे हैं, ठीक है, विकासात्मक कार्यक्रम जो हो रहे हैं, उनके बीच क्या करना, कोरिलेशन, उनके बीच सहसंबंध को पहचानना, उनको समझना। ठीक है, जो किससे विकसित हो सकता है, जनसंख्या शिक्षा से। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो उद्देश्य है वो क्या है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर का ज्ञान। ठीक है, नॉलेज ऑफ द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। तो भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है उसकी दर का, उसकी जो रेट है उसके बारे में नॉलेज। ठीक है, और उसका नॉलेज कैसे होगा, जब आपके पास, आपको पॉपुलेशन एजुकेशन आपने लिया होगा, पढ़ा होगा, तभी तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी। ठीक है, तो देखिए, संसार के पृष्ठभूमि में भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर तथा संगठन सहित जनसंख्या जनसांख्यिकी का आधारभूत ज्ञान छात्रों को विकसित कराना, ये जो है जनसंख्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो है कि छोटे परिवार का ज्ञान कराना। ठीक है, जनसंख्या शिक्षा के द्वारा, जनसंख्या शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि छोटे परिवार का ज्ञान कराना। ठीक है, जितना ही बड़ा परिवार होगा तो ज़रूरतें ज़्यादा होंगी, आवश्यकताएं ज़्यादा होंगी, और जिसको कंप्लीट, जो कि कभी पूरा भी नहीं होने वाला, जो पूरा करने में पता नहीं जमाने बीत जाएं। लेकिन छोटा परिवार, समृद्ध परिवार, खुशहाल परिवार रहेगा तो ज़रूरतें भी कंप्लीट होंगी, और आपकी जो फैमिली होगी, आपके जो बच्चे होंगे, आप उसको एक अच्छा इंसान बना सकेंगे, एक सक्सेसफुल इंसान बना सकेंगे। तो देखिए, छोटे परिवार का ज्ञान, तो छात्रों में यह प्रवृत्ति विकसित करना कि आज के युग में बड़े परिवार आवश्यक नहीं है। वही चीज़ में जो मैं आपको बता रही थी कि बड़े परिवार होंगे, आवश्यकताएं ज़्यादा होंगी, जो कि कंप्लीट करना शायद ही पॉसिबल हो या इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा उनकी ज़रूरतें। ठीक है, और उसको कौन कंप्लीट करेगा। अब देखिए, पारिवारिक जीवन को सुखी एवं संपन्न बनाए रखने के लिए परिवार को संक्षिप्त यानी कि छोटा किया जाना उपयोगी एवं आवश्यक है। ठीक है, आई बात समझ में। तो छोटे परिवार का ज्ञान, ये सारी चीज़ें, ये जो नॉलेज है, ये इंपॉर्टेंट जो ज्ञान है, वो कहाँ से मिलेगा, तो पॉपुलेशन एजुकेशन के थ्रू मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपके बुक में, आपके कोर्स में इसे रखा गया है। तो इसे आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, आपके भविष्य के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। देखिए, स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव का ज्ञान। ठीक है, अब देखिए, जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की वजह से जो धीरे धीरे उसका ग्रोथ हो रहा है, उससे बच्चों के साथ साथ उनके माँ के स्वास्थ्य पे भी कितना जो कुप्रभाव, बैड इफेक्ट पड़ता है। जैसे देख सकते हैं आप कि जनसंख्या की वृद्धि से बालक एवं माँ के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभावों से छात्रों को परिचित करवाना एवं छात्रों में स्वस्थ जीवन जीने की आकांक्षा का विकास करना जनसंख्या शिक्षा का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
जनसंख्या शिक्षा स्तर एवं छोटे परिवार के सहसंबंध का ज्ञान करना। अगेन वही चीज़ है, उच्च जीवन स्तर का विकास करना, छोटे परिवार के सहसंबंध का ज्ञान कराना जो है जनसंख्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जन वृद्धि की हानियों से परिचित कराना। क्या है? जन वृद्धि की हानियों से परिचित कराना। कैसे? तो देखिए, भारत में बढ़ती जनसंख्या एवं देश में किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यक्रमों की कमी की सहभागिता को समझने में सक्षम बनाना। ठीक है, किस चीज़ की क्या ज़रूरत है, क्या हमारे देश में चल रहा है, ये कब पॉसिबल होगा? जब आप शिक्षित होंगे, जब आपको पॉपुलेशन एजुकेशन जो है जनसंख्या शिक्षा के बारे में जानकारी होगी, तो आपको पता चलेगा कि जो भी विकास कार्यक्रम हो रहे हैं उसकी कमी, मतलब क्या कमी है या फिर क्या चीज़ कितनी विकसित हुई है, उसके बारे में आपको सक्षम बनाना, उसको आप समझ सकें, उसके लायक बनाना जो है जनसंख्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। जन वृद्धि का जल, वायु, ध्वनि, आवास, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, रोजगार एवं अन्य जन जीवन की प्रमुख आवश्यकताओं पर पड़ने वाले प्रभावों से परिचित कराना। ठीक है, अब जनसंख्या से इन सारे जो साधन हैं, ठीक है, जो यातायात है, जल है, बिजली है, रोजगार है, इन सब का कैसे प्रभाव पड़ेगा, कैसे प्रभावित होगा ये सारी चीज़ें, इसके बारे में जो है समझ विकसित करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि सीमित जनसंख्या और विकास कार्यक्रमों के सहसंबंध का ज्ञान कराना। ठीक है, अगेन वही चीज़ है, छोटा परिवार, सीमित जनसंख्या होगी, ठीक है, और तो विकास कार्यक्रम भी क्या होगा, सुचारू रूप से चलेगा, और विकास और जनसंख्या के बीच का जो सहसंबंध है वो क्या होगा, इक्वल होगा। वही चीज़ बताया जा रहा है कि सीमित जनसंख्या और विकास कार्यक्रमों के सहसंबंध का ज्ञान स्थापित करना, ज्ञान से परिचित कराना। नेक्स्ट जो है वो परिवार नियंत्रण कार्यक्रमों का ज्ञान कराना, जैसे कि छात्रों को यह प्रतीत कराना कि परिवार नियंत्रित हो सकता है। ठीक है, संतान उत्पत्ति भाग्य पर निर्भर नहीं करता। हालांकि आपको पता है कि पुराने ज़माने में लोगों का ये मानना था, ये सोचते थे लोग कि जो संतान उत्पत्ति है वो हमारे भाग्य पे निर्भर करती है। ठीक है, कि भगवान की दया है कि हम भगवान की दया से हम संतान जो है चाहे 4 करें 5 करें जो भी है। लेकिन अगर आप शिक्षित हैं, आपने जनसंख्या शिक्षा आपने लिया हुआ है, तो आपको पता है कि ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, उनके डिसीजन पे डिपेंड करता है, ना कि ये भाग्य पे निर्भर करता है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि अगर 5 बच्चे हैं, हालांकि जो हमारी क्लास है, हमको पता है कि हमसे जो बड़े हैं, जिनकी शादी भी हो चुकी है, वो लोग भी देखते हैं, और ये मेरा सौभाग्य है, मुझे बहुत खुशी होती है कि वो लोग भी मेरी क्लास देखते हैं, और कुछ हम उम्र भी हैं और कुछ हमसे छोटे भी हैं। तो सबको रिस्पेक्ट करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा कि आप लोग हमारी क्लास को देखते हैं, और काफ़ी खुशी होती है। तो जैसा कि जो जिनकी शादी हो गई उनकी तो बात ही अलग है। खैर, इस समय तो सब कोई मैच्योर है कि मतलब कि ज़्यादा फैमिली बड़ी होगी तो क्या होगा, ज़रूरतें भी ज़्यादा होंगी, और इस समय जो महंगाई आप देख सकते हैं जो कि चरम सीमा पे है। अब देखिए, पॉइंट अलग हो रहा है, और अब ज़्यादा डिटेल जाऊंगी तो फिर आप भी कहेंगे मैम अब ज़्यादा हो रहा है, तो रहने देते हैं, पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। परिवार नियंत्रण कार्यक्रमों का ज्ञान कराना, वही चीज़ मैं बता रही थी कि संतान उत्पत्ति जो है वो भाग्य पे निर्भर नहीं करती। ये इस चीज़ का जो है समझ विकसित करना, जैविक कारकों एवं संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया का ज्ञान एवं फलस्वरूप इस धारणा का विकास कर पाना कि परिवार का आकार माता पिता के निर्णय पर निर्भर करता है। ठीक है, ना कि भाग्य पर निर्भर करता है। जो भाग्य पे सोचता होगा कि भाग्य पर निर्भर करता है, यानी कि उसने जनसंख्या शिक्षा उसको नहीं पता है, उसने नहीं पढ़ा है। ठीक है, जनसंख्या शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। आई बात समझ में? तो आपको क्या करना है बेसिकली, जैसे कि आपको शॉर्टकट में याद करना है। आप इतना डिटेल नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आप अभी समझ चुके हैं कि कहाँ कहाँ जो है इसका उद्देश्य क्या है, जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य क्या है, परिवार नियोजन करने में, सीमित जनसंख्या में, ठीक है, मानवीय एवं विकासात्मक उद्देश्य में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद हो गए, तो बस बुलेट पॉइंट आप बस याद कर लीजिए। याद का सेंस कि मतलब अपने माइंड में फिट कर लीजिए। अब यहाँ रटने वाली बात मैं नहीं कर रही हूँ। जहाँ पे रटने वाली बात आती है, रोट लर्निंग देखिए हर जगह से अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, क्योंकि कंसेप्चुअल चीज़ों पे अब ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो रटने वाला बात तो यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। तो बस मैं ये कह रही हूँ कि बुलेट पॉइंट जो भी आपको दिख रहा है, जैसे कि आ जाता है कि जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य एवं
लक्ष्य। तो पहला पॉइंट आपको पॉइंट आपके माइंड में अगर घूम रहा है ना, तो पॉइंट आप लिख के अंदर कंटेंट्स अपने आप बना सकते हैं। आई बात समझ में? तो देखिए, पहला आप पॉइंट लिख सकते हैं कि मानवीय एवं विकासात्मक उद्देश्य। सेकंड है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर का ज्ञान, छोटे परिवार का ज्ञान, सीमित जनसंख्या का ज्ञान। ठीक है, 3-4 पॉइंट्स तो ऐसे ही हो गए। स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव का ज्ञान, उच्च जीवन स्तर एवं छोटे परिवार के सहसंबंध का ज्ञान। सो बस आप ऐसे पॉइंट्स करके आप अभी से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट के रूप में बना सकते हैं, और ऐसे ही शॉर्ट नोट क्रिएट होते हैं। अब आप लगे स्टार्ट करने की पूरा डिटेल में लिखेंगे तो फिर क्या ही मतलब है, एग्जाम टाइम में आपको फिर पढ़ने का भी मन नहीं करेगा और बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट आप बना सकते हैं आराम से। बुलेट पॉइंट जो भी हेडिंग है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पिछले क्लास का जो कल क्लास अपलोड हुआ था उसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मैंने सेंड कर दिया है, और इसका भी शाम तक या फिर कल तक सेंड कर दूंगी। तो आप लोग इसके लिए परेशान ना होइएगा, पीडीएफ आप लोग करते रहते हैं तो उसका वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। नीचे लिंक है, उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, वो है जनसंख्या की विशेषताएँ। क्या है जनसंख्या की विशेषताएँ? अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं। देखिए, जनसंख्या के गुण या विशेषताएं निम्नलिखित रूप से। पहला है आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर क्या होता है कि विभिन्न आयु समूह के लोगों की संख्या जो होती है, मतलब कि भिन्न भिन्न आयु समूह के, जैसे कि कोई 5 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया, मतलब कि प्रत्येक आयु समूह की जो लोगों की संख्या होती है वो आयु स्ट्रक्चर कहलाता है, यानी कि एज स्ट्रक्चर कहलाता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बताता है। यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, खरीदारी तथा काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। परिणाम स्वरूप बच्चे, वयस्क एवं वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र के आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचों के निर्धारक होती हैं। ठीक है, आई बात समझ में? यानी कि प्रत्येक भिन्न भिन्न आयु समूह के लोगों की संख्या को बताता है, वो होता है आपका आयु संरचना। तो बस इतना ही ध्यान दीजिए, पूरा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो क्या होता है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं, सेक्स रेशियो कहते हैं। और जो हमारे भारत में प्रेजेंट टाइम में जो जनगणना हुआ था 2011 में, ठीक है, 2011 में जो जनगणना हुआ था, तो वहाँ उसमें जो है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या टोटल कितनी थी? 940 थी। ठीक है, 940। अब देखिए, यह जानकारी, हालांकि अभी आपकी बुक में एक टेबल मेंशन किया गया है जो अभी उस पर भी डिस्कस किया जाएगा, वो अभी आप देखेंगे पूरा डिटेल से। अभी यहाँ पे देख लेते हैं। यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, साक्षरता दर क्या है? लिटरेसी रेट। साक्षरता किसी जनसंख्या का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। ठीक है, स्पष्टतः केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है। ठीक है, अब एक बेहतरीन निर्णय, अच्छा निर्णय कौन ले सकता है? जो साक्षर होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, जो शिक्षित होगा, ऑब्वियसली वही ले सकता है। अब जिसको नहीं पता, पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में नहीं पता, उसको क्या ही नॉलेज है कि क्या मतलब है इसका, क्या हो रहा है, क्या किस प्रकार का विकास करना है, क्या चीज़ें हैं, उसको नहीं समझ में आएंगी। आई बात समझ में? तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा शोध एवं विकास के कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर कर पाना इतना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? बहुत सारी चीज़ों को जो है फेस करने को मिलेंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी जब अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। इन्हीं सब चीज़ों से अवेयर करने के लिए आपके सिलेबस में जनसंख्या शिक्षा को रखा गया है। आई बात समझ में? चलिए अब नेक्स्ट देखिए, व्यावसायिक संरचना। ठीक है, कॉमर्शियल स्ट्रक्चर क्या है? यानी कि आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक
संरचना कहा जाता है। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग व्यवसायों के अनुसार जो भी जनसंख्या किए गए जनसंख्या के वितरण, ठीक है, जो संपूर्ण जनसंख्या उसके अंतर्गत आती है उसे हम कहते हैं व्यावसायिक जनसंख्या। ठीक है, अब देखिए व्यावसायिक जनसंख्या जो है मेनली क्या होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन यहीं से पुटअप होंगे, जो आप थ्योरी जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन वहीं से पुटअप होते हैं, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अगर आप पहले से आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं फिर आप क्वेश्चन सडनली क्वेश्चन आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है या फिर याद नहीं आ रहा है, जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, एक ही वीडियो में ट्राई करें कि उसको एकदम अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। और मेरा ये भी कहना हमेशा हर वीडियो में रहता है, हर क्लास में मैं बोलती हूँ कि जो भी आपके डाउट्स अगर रह जाते हैं क्लास के दौरान तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में अपने डाउट्स को पूछिए, और जो लोग पूछते हैं उनके डाउट्स को एकदम पूर्ण रूप से क्लियर किया जाता है, उनको ताकि उनको संतुष्टि मिल सके, है ना। तो आप या तो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे अपने डिस्कशन ग्रुप में अपने जो भी डाउट्स हैं वहाँ पे पूछ सकते हैं, और कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो कोई रोक टोक नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई बाधा नहीं है किसी प्रकार का। तो जो भी दिक्कतें हैं वो आप ज़रूर हमसे साझा करें। ठीक है, देखिए अब जन्म दर क्या है। जन्म दर क्या होता है, बर्थ रेट। यह क्षेत्र आबादी के लिए, यानी कि मतलब देखिए टोटल हम ऐसे सीधे तौर पे बात करें तो जन्म रेट क्या होता है, मतलब प्रतिवर्ष जो भी जन्म होती हैं वो क्या कहलाती हैं, जन्म दर कहलाती है। संपूर्ण जो जन्म की संख्या होती है जिसको काउंट किया जाता है उसके वितरण को हम कहते हैं जन्म रेट, बर्थ रेट कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या में जोड़े गए व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, दैट्स इट। एंड अगर बात करते हैं हम मृत्यु दर को, डेथ रेट क्या होता है, तो यह क्षेत्र जो है जनसंख्या के लिए एक क्षेत्र में होने वाली मौतों की एक टोटल अनुपात होती है। ओके, अब आइए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका जनसंख्या को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स। अब कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, जिससे जो पॉपुलेशन है वो इफ़ेक्ट होता है, तो उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो मेनली अगर बात करें तो दो फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से। एक आपका फैक्टर होता है वो है डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर, और एक है आपका फैक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी। अब ये क्या है, आइए इसको डिटेल में जानते हैं। तो देखिए किसी जनसंख्या की वृद्धि एवं साम्यावस्था दो कारकों पर डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, दो कारकों द्वारा जो है प्रभावित होती हैं। ये दोनों कारक मिलकर जनसंख्या का जैविक वातावरण बनाते हैं, बायोटिक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। और जो कारक हैं वो आपको आगे मेंशन किया गया है। देखिए पहला जो है वो है घनत्व से स्वतंत्र कारक, और एक है घनत्व पर आधारित कारक, यानी कि पहला हो गया डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर, दूसरा है फैक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी। तो जो आपका डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर है उसमें आपका आता है जो भी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, जो भौतिक चीज़ें हैं, जैसे कि वर्षा का होना, तापमान का कम होना, या फिर बर्फ गिरना, ये सारी चीज़ें, नमी वगैरह, वेपोराइजेशन, ये सब आती हैं आपके घनत्व से स्वतंत्र कारक में। ठीक है, इससे जो है हमारी जनसंख्या पे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, प्रभावित होती है जनसंख्या। आइए इसको डिटेल में जानते हैं। तो देखिए परिस्थितियों के निर्जीव कारक जैसे कि वर्षा, बर्फ का गिरना, नमी, तापक्रम, वाष्पीकरण एवं वायु आदि जनसंख्या के घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करते हैं। ये कारक स्वतंत्र होते हुए भी आपस में संबंधित होते हैं। जैसे देखिए शीत ऋतु में मच्छरों की संख्या में कमी तापमान में गिरावट के कारण होती है। देखिए जैसा कि आपको पता है कि विंटर के टाइम में, शीत ऋतु में क्या होता है, मच्छर आपको कम देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि तापमान जो है, टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है, गिरावट हो जाती है। देखिए पुष्प वाले पौधे एवं घास वर्षा ऋतु में तीव्रता से वृद्धि होते हैं। ज़्यादातर आपको हरियाली या पेड़ पौधे में ग्रोथ देखने को मिलती है कब, वर्षा ऋतु में। ठीक है, वर्षा ऋतु में जब सावन वगैरह का महीना आता है तो आप देखे होंगे कि चारों तरफ हरियाली आती है ना। तो वो चीज़ें बताई जा रही हैं। फिर कुछ पक्षी तापमान में अधिक गिरावट पर उत्प्रवास कर जाते हैं और
उसके बाद से है जनसंख्या घनत्व से स्वतंत्र कारक प्रकृति में भौतिक होते हैं जो स्थिर नहीं होते हैं। और ये जो भी चेंजेस होती हैं, जो भी परिवर्तन होती हैं, वो स्थिर नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि अस्थायी होती हैं, स्टेबल नहीं होती हैं, ठीक है, ये अस्थायी होती हैं, बल्कि जीव संख्या के अनुसार होती हैं। कैसे होती हैं? जीव संख्या के अकॉर्डिंग ये होती हैं, जो भी परिवर्तन होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं घनत्व पर आधारित कारक क्या है। फैक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी। प्राय जीव जंतुओं, ठीक है, जीव जातियों, इसमें आपके आते हैं जैसे कि हेल्थ इशू हो गया, ठीक है, किसी प्रकार की आवाज़ वगैरह की प्रॉब्लम, तो ये सारी बातें आती हैं आपके फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी में, यानी कि घनत्व पर आधारित कारक में। जैसे कि प्रायः जीव जातियों में जनसंख्या के नियमन की प्रक्रिया उसके घनत्व पर निर्भर करती है। जनसंख्या का घनत्व उसके जैविक कारकों द्वारा प्रभावित होती है, जैसे कि स्पर्धा, जनन क्षमता, परभक्षण, प्रवसन, रोग, शरीर क्रियात्मक प्रतिबल, आवास, क्षेत्रीयता इत्यादि। ठीक है, आई बात समझ में? तो आई होप ये 2 टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है जनसंख्या शिक्षा का क्षेत्र, स्कोप ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। इसके स्कोप देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, पहला है जनसांख्यिकी, डेमोग्राफिक क्या है। अब डेमोग्राफिक में आपका जैसे कि जन्म दर हो गया, मृत्यु दर हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं, इनका हम पूरे तौर पे एनालिसिस करते हैं, इसी से रिलेटेड होता है। तो आइए इसको डिटेल में जानते हैं क्या है। तो जनसांख्यिकी क्या है कि इसमें जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, ऑब्वियसली, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, और यह जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासन दर आदि के माप और विश्लेषण से क्या होता है, संबंधित होता है। जन्म, मृत्यु और प्रवासन जनसांख्यिकी के प्रमुख तत्व हैं। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, जैसा भी मैंने आपको बताया, जो आप पढ़े होते हैं, जो आप थ्योरी पढ़ते हैं, उसी से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा, जनसांख्यिकी के प्रमुख तत्व हैं, कौन कौन से हैं? जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, प्रवासन हो गया, ठीक है। जनसंख्या परिवर्तन एक कैसी प्रक्रिया है? अब यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है, तो जनसंख्या परिवर्तन क्या भौतिक प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है? तो रासायनिक तो हो गया नहीं। कैसी प्रक्रिया होती है? जैविक प्रक्रिया होती है। जनसांख्यिकी में जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात, निर्भरता अनुपात, आयु लिंग पिरामिड और जनसंख्या वृद्धि दर को शामिल किया जाता है। आई बात समझ? नेक्स्ट है कि जनसंख्या परिवर्तन का निर्धारण। अब जनसंख्या परिवर्तन क्यों होता है? बेसिकली जन्म, मृत्यु या प्रवास के कारण स्थानों में जनसंख्या परिवर्तन होता है, ठीक है। इसमें जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू भी शामिल होते हैं, जो जनसंख्या परिवर्तन के तत्वों को सीधे प्रभावित करते हैं। और अगर बात करते हैं तो यह गरीबी प्रथाओं जैसे कारकों का भी विश्लेषण करता है, ठीक है। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि के परिणाम, रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि के तेज होने से, या मतलब जनसंख्या वृद्धि होने से क्या परिणाम होते हैं, क्या मिलते हैं, उसको देखिए। तो तेजी से बढ़ती जनसंख्या किसी स्थान के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं को सीधे प्रभावित करते हैं। किसी एक पक्ष पे इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक पहलू पे कोई या तो सिर्फ आर्थिक नुकसान होगा, सामाजिक नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। पर्यावरणीय, चाहे वो इन्वायरमेंटल साइड देखें या फिर सोशल साइड देखें या फिर इकोनॉमिक साइड देखें, सब पे पॉपुलेशन का काफ़ी बड़ा जो है प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के स्वास्थ्य पर जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव जनसंख्या शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मानव कामुकता और जनन प्रणाली। मानव कामुकता एवं जनन प्रणाली क्या है? ह्यूमन सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें जो है, इसमें मानव यौन और प्रजनन प्रक्रिया के मूलभूत पहलू शामिल है, जैसे कि यौन व्यवहार, मानव प्रजनन प्रणाली का विकास और उससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं। जनसंख्या शिक्षा का यह क्षेत्र प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। जनसंख्या शिक्षा से आपको क्या, प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके प्रति आपको सकारात्मक दृष्टि विकसित करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, भविष्य के लिए नियोजन, प्लानिंग फॉर फ्यूचर। इसमें जनसंख्या प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं जैसे विवाह में उपयुक्त आय,
परिवार नियोजन, परिवार कल्याण और गर्भ निरोधकों का उपयोग शामिल होता है। ठीक है, आपके प्लानिंग फॉर फ्यूचर यानी कि भविष्य के नियोजन के लिए, जिसमें आपके विवाह में उपयुक्त आयु। अभी इन सब चीज़ों के बारे में ये नॉलेजेबल चीज़ें हैं, जो क्राइटेरिया रखा गया है विवाह के लिए, जो एज है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप साक्षर हैं, शिक्षित हैं, तो आपको पता होंगी। तो इसमें भी जो है पॉपुलेशन एजुकेशन का काफ़ी रोल रहा है, मतलब होता है परिवार नियोजन में, परिवार कल्याण में एवं गर्भ निरोधक का उपयोग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अब फाइनली जो कंक्लूज़न निकलता है, जो अभी तक आपने टॉपिक पढ़ा, क्या क्या टॉपिक पढ़ा, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, इम्पोर्टेंस पढ़ा, यूजेस पढ़ें। ठीक है, जो उसके एम्स होते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ें, क्या लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं। ठीक है, किन किन क्षेत्रों में इसका स्कोप क्या है, पॉपुलेशन एजुकेशन का स्कोप क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ें। अब हम देखते हैं कि इससे कंक्लूज़न क्या निकलता है। तो इस प्रकार स्थायी शिक्षा को बनाए रखने के लिए जनसंख्या शिक्षा हमारे लिए क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। शिक्षा हमें अपने जीवन और पर्यावरण की गुणवत्ता पर जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया और परिणाम के बारे में पता करने में सहायता करती है। आई बात समझ में? आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। आगे देखिए, ये जो है PDF उल्टा शायद सेट हो गया है। देखिए, टेबल है, ऐसे ध्यान दीजिएगा, टेबल है, इसको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, फुर्सत मिले तो आप इसको भी देख लीजिएगा। राज्यवार जनसंख्या वितरण, जो कि उसका घनत्व तथा वृद्धि 2011। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा जितने भी स्टेट हैं हमारे भारत में, उनके क्या क्या जनसंख्या रही है। पुरुषों की जनसंख्या अलग है, महिलाओं की अलग है। प्रति पुरुष पे महिलाओं की, प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या क्या थी, या घनत्व रेट क्या है, ये सारी चीज़ें जो है टेबल में आपको मेंशन किया गया है। ठीक है, हमारे भारत की देखिए यहाँ पे टोटल जनसंख्या यहाँ पे मेंशन किया गया है, एंड उसके बाद से पुरुषों की जनसंख्या, महिलाओं की जनसंख्या और प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, जो कि मैंने आपको बताया कितना था, 940। ठीक है, घनत्व प्रति वर्ग किमी और 10 की वृद्धि दर, ये सारी चीज़ें इस टेबल में मेंशन की गई। टेबल तो 2 है, लेकिन इस PDF में एक ही टेबल है, वो भी उल्टा है। तो खैर अभी इस पे क्या ही डिस्कस करें, तो इसको हम आपके टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो आई होप कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिएगा ज़रूर। लाइक की बात मैं नहीं करती हूँ, आप लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद ना आए, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट एक टॉपिक आपका बचता है, वो टॉपिक क्या है, वो है जनसंख्या का वितरण। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हम देखेंगे, और ऐसे आपका जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ ही कुछ MCQs भी करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे उससे। ठीक है, तो बस बाय बाय, टेक केयर।